तो ये क्लास 9th के 13 जून यानी कि शनिवार का क्लास है। ठीक, आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैथ और इकोनॉमिक्स। ठीक, आज के क्लास के बाद अगला जो क्लास होगा, कल तो 14 तारीख है, कल यानी कि संडे है, 14 तारीख को संडे। तो इस दिन तुम्हारा क्लास क्या रहेगा? बंद रहेगा। संडे को क्लास तुम्हारा बंद रहेगा। ठीक है, ये क्लास तो बंद रहेगा तुम्हारा। अगला क्लास जो होगा, ठीक है, नेक्स्ट वो होगा तुम्हारा परसों। परसों मतलब 15 तारीख को, 15 जून को तुम्हारा अगला क्लास होगा, जो कि होगा सोमवार को। और ये तुम्हारा आखिरी ऑनलाइन क्लास होगा। ठीक है, ये जो तुम्हारा क्लास होगा सोमवार को, ये आखिरी यानी लास्ट ऑनलाइन क्लास। यानी इसके बाद 15, ऐसे हम क्लास में बोले होंगे क्या कि 16 तारीख तक क्लास लेंगे, लिखाए भी थे ना रूटीन में, लेकिन यहाँ आके पता चला नहीं, थोड़ा एग्जाम और फिर हो गया। फिर 16 तारीख को मेरा फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग दोनों सिटिंग एग्जाम, हम थोड़ा भी क्लास नहीं ले पाएंगे, बस समझो। तो इसलिए 15 तक ही तुम लोग का क्लास होगा। तो 15 तारीख को तुम्हारा आखिरी क्लास होगा। ठीक, आज 13 तारीख है, 14 को संडे है, संडे को बंद ही रहेगा, तो क्लास होगा नहीं। 13 को क्लास होगा शनिवार को, यानी आज, और आज के बाद परसों सीधे 15 तारीख को क्लास होगा सोमवार को। और उसके बाद सीधे पढ़ाई कब होगा? 18 तारीख को, वो भी कोचिंग में। सीधे तुम लोग को 18 तारीख को कोचिंग में आना है, एक ही बार कोचिंग खुलेगा 18 को, तो लिखा ही चुका है। 15 के बाद सीधे 18 को, 16-17 बंद रहेगा, 18 को सीधे कोचिंग में आना है। बस समझ आ गया? तो 16-17 बैठा मत रहना, पीछे वाला कोई वीडियो निकाल के फिर से मेरा देख लेना। ठीक है, और किसी का छोटा हुआ है कुछ भी तो। ठीक, बात समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे थे? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो अलग का बात हो जाएगा, कल बंद रहेगा हम लोग को, परसों एक ही बार 15 को क्लास देखेंगे, और उसके बाद सीधे 18 तारीख को कोचिंग। ठीक, और कितना समझाए वो तो गया। चलो हम क्वेश्चन ला के तो रखे हुए थे, हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, याद है? क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 का 1 नंबर क्वेश्चन करा दिए थे ना, क्वेश्चन नंबर 5 का ही 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन दूसरा। क्वेश्चन नंबर 5 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। ठीक है, ये एक्सरसाइज 2.5 के 5 नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो हम लोग कर ही चुके हैं, याद ही होगा। सेकेंड नंबर, दूसरा नंबर ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो, ऐसे ही करना है जैसे हम लोग पिछले क्लास में किए थे, बहुत आसान है इसको करना। ध्यान से देखो, क्या बताए थे तुम, बस लिखना है कि इसको किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको किसका स्क्वायर लिख सकते हैं। ये वाला थोड़ा डिफरेंट है हालांकि, क्योंकि इसमें रूट वगैरह भी है, लेकिन फिर भी बहुत आसान है, बन जाएगा। ध्यान से देखते रहो। बताओ तुम ध्यान से, 2x स्क्वायर को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? सर 2x स्क्वायर को किसका स्क्वायर लिखेंगे? ये कैसे हो सकता है? 1 का स्क्वायर तो हो जाता है 1, 2 का स्क्वायर तो हो जाता है सीधे 4, किसी का स्क्वायर 2 कहाँ आ रहा है? कहेंगे फिर y का स्क्वायर किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? कहेंगे सर y का स्क्वायर, ये तो मिल गया। फिर कहेंगे 8z स्क्वायर को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? फिर कंफ्यूज हो जाए, कहेंगे सर 2 का स्क्वायर तो हो जाता है 4, 3 का स्क्वायर सीधे हो जाता है 9, बीच में 8 आ कहाँ रहा है? तो 8 को किसका स्क्वायर लिखेंगे, 2 को किसका स्क्वायर लिखेंगे? ऐसे जगहों पे काम आता है इस चीज का, किसका? ध्यान से देखना इस चीज को। तुमको हम बताए होंगे कभी किसी संख्या का स्क्वायर मतलब क्या होता है, या ऐसे समझो कभी बताया है कि जैसे मान लो √3 को √3 से ही गुना करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? सिर्फ 3। ये बात मालूम है ना? √5 को अगर √5 से गुना करेंगे आंसर क्या आ जाएगा? सिर्फ 5। क्यों आ जाएगा? क्योंकि √3 गुना √3, देखो तो 3 तिया √9, और √9 का आंसर कितना होता है? 3 होता है। √5 गुना √5 कितना हो जाएगा? 25, √25, और 25 का रूट फिर क्या हो जाता है? 5। यानी दुनिया की सब संख्या के लिए लागू हो सकता है। मान लो अगर √11 गुना √11 कर रहा है तो इसका आंसर क्या आएगा? सिर्फ 11। √15 गुना √15, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ 15। बात समझ में आ रहा है? √x गुना √x कहेंगे, इसका आंसर क्या आएगा? सिर्फ x। समझ गया? यानी दो सेम रूट वाली संख्या है, उनको गुना करने पे जो भी संख्या वही आंसर आ जाएगा। इसी चीज को यूज करते हैं स्क्वायर के केस में। अब तुमको इतना पता है कि रुक जाओ, √3 गुना √3 कितना होता है? सिर्फ 3 होता है। तो अगर हम कहेंगे बताओ √3 का स्क्वायर
तो भी क्या होगा, सिर्फ 3 होगा। क्यों? क्योंकि √3 का तो स्क्वायर का मतलब यही नहीं हुआ कि √3 और √3 2 बार गुना है, और इसका आंसर क्या होता है 3। तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिर्फ 3। यानी कि किसी रूट वाले संख्या का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, इसका आंसर इतना आ जाएगा। इतना समझो। यानी √5 का स्क्वायर कहेंगे क्या बोलेगा, 5 आंसर आया। कहेंगे √2 का स्क्वायर तो कितना आंसर बताएगा, 2 करेगा। √7 का स्क्वायर तो कितना आंसर बताएगा, 7। √11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आंसर, खाली 11। बात समझ में आ रही है कैसे हो रहा है? अब तुम लोग बता सकते हैं, अब बताओ कि 2 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या? देखो तो, क्योंकि √2 का स्क्वायर सिर्फ 2 होगा ना, √2 का स्क्वायर का मतलब हो गया √2 गुना √2, और इसका आंसर तो सिर्फ 2 आएगा। 2 दूनी 4, 4 गुना 2। बात समझ में आ रहा है? ऐसे कहेंगे 8 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, अब बात समझ में आ जाएगी। यार सर 8 का तो फिर भी ठीक था, इसका अर्थ कैसे लिखेंगे? देखो सिंपल सी बात, 8 को ऐसा नहीं लिख सकते √8 का स्क्वायर, √8 का स्क्वायर हो जाएगा ना सिर्फ 8। बात समझो, 8 को लिख सकते हैं √8 का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? और √8 का स्क्वायर ऐसे ना लिख करके इसको ऐसे भी लिखा जाता है। देखो √8 को ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, 8 को ऐसे लिख सकते हैं 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। तो 2 गुना 2 गुना 2 ऐसा आया है। ये √8 का आंसर निकाल रहे हैं। 2 2 का जोड़ लग गया, ये 2 बेचारा अंदर में रह गया। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2। √8 को लिखा जा सकता है 2√2। ठीक है, तो √8 को लिख सकते हैं 2√2। तो इसका मतलब कहीं 8 लिखा हुआ है, 8 को हम लिख सकते हैं √8 का स्क्वायर, इतना पता है। 8 को √8 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो √8 का स्क्वायर सिर्फ 8 होगा। अच्छा, √8 का मतलब होता है 2√2, तो हम 8 को लिख सकते हैं 2√2 का स्क्वायर। समझ आ रहा है? ठीक है, तुम करके भी देख लो, अगर नहीं समझ आ रहा है तो देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, सॉरी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 गुना √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सिर्फ 2, 4 दूनी 8 आ गया ना इनसे, ऐसा। तो अब कहने का मतलब मेरा समरी ये था, ये क्या आ गया, अच्छा स्केल है, हट जा, हट गई। कहने का मतलब ये हो गया, कहीं 2 लिखा हुआ है तो 2 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर। और 8 कहीं लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2√2 का स्क्वायर। क्यों 2√2 का स्क्वायर, क्योंकि 8 को लिख सकते हैं √8 का स्क्वायर, और √8 को लिख सकते हैं 2√2, इसी वजह से 2√2 का स्क्वायर। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ आ जाते वापस क्वेश्चन में। देखो 2x² को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, रूट, इसको लिख सकते हैं, एक मिनट इसको मिटाने तो पहले, इसी में लगता है टाइम वेस्ट हो जाएगा क्या, एक ही क्वेश्चन लिखता हूँ भाई। 2x² लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं किसका, रूट, अरे रुक जाओ, इसको लिख सकते हैं √2x का स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि √2 का स्क्वायर सिर्फ 2x²। y² को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, y का स्क्वायर। और 8z² को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, 8 को बताए थे ना अभी, 2√2, और z है बगल में तो z इसका स्क्वायर, क्योंकि 2√2z², 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर सिर्फ 2, 4 दूनी 8, z का स्क्वायर z²। ठीक, यहाँ देखो हमारा a b और c का मान आ गया। ये किसका मान है, a का मान, ये b का मान, और ये c का मान। आगे क्या करना है तुमको पता ही है, आगे क्या करते हैं, बस इसमें हम लोग मान बिठा देते हैं, बहुत सिंपल। तो मान बिठाते जब फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, मान बिठाओ। तो इसमें मान बिठाते हैं 2ab, 2 इंटू a का मान कितना, √2x, ठीक है, इंटू b, ठीक, एक मिनट, b का मान कितना, y, खाली y ही ना b का मान, प्लस 2bc प्लस 2 इंटू b का मान कितना, b का मान y, इंटू c का मान कितना, 2√2z प्लस 2ca प्लस 2 इंटू c का मान 2√2z इंटू a का मान कितना, √2x। अभी कुछ नहीं किया, बस मान बिठा दी, ये a b और c का मान था। अब बताए थे इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद करना ये होता है, देखते हैं यहाँ पे कौन सा दो संख्या माइनस में, एक ये संख्या माइनस में और एक ये संख्या, इन दोनों में कौन आ रहा है, दोनों में x आ रहा है। तो जहाँ जहाँ x दिखेगा अब हमें, ठीक है, वहाँ क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे। तो यहाँ x दिखा, यहाँ माइनस लग गया, और x यहाँ दिखा, यहाँ माइनस लग गया, और x कहाँ है, यहाँ भी माइनस लग गया। बस इतना समय कम करना।
ठीक, अब देखो ये किस फॉर्मूला बैठ रहा है, ये बैठ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इस फॉर्मूला बैठ रहा है। और ये किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, जिसमें ए का मान कितना, ए का मान -√2x प्लस बी का मान y और सी का मान कितना 2√2z, इसका स्क्वायर मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। हम इधर लिखते हैं, तुम लोग नीचे लिखना, जगह नहीं पूरा रहा है यहाँ पर। तो -2 ये क्या हो गया, -√2x प्लस y प्लस 2√2z इंटू फिर से -√2x प्लस y प्लस 2√2z हो गया। यही आंसर में लिखना था। ठीक, ये हुआ 5 का 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा ये समीकरण सेटिस्फाई भी कर रहा है पूरा, इसका स्क्वायर इतना, इसका इतना, इतना हो ही रहा है। क्या देखो 2 गुना √2, 2√2 x गुना y, क्या देखो 2 दूनी 4, 4√2 और yz, यहाँ देखो 2 दूनी 4 और √2 गुना √2 सिर्फ 2, 4 दूनी 8xz। तो समीकरण भी पूरा सेटिस्फाई कर रहा है और ये आंसर भी सही है। तो मतलब उतारो अभी, ठीक है, मतलब इसको वीडियो को रोको अभी और इसको जल्दी से नोट करो फटाफट। नोट कर लिया, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको यहाँ से कॉपी मारते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, कह रहा है निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। ठीक है, ये a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला बैठाना, ऐसा क्वेश्चन करवा भी चुके क्लास में, याद होगा कि नहीं तुम लोग पता नहीं। 6 का पहला नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस में 1 इसका होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब है, इसमें क्या बताना, इतना तो सिंपल है। इसमें बताओ a का मान, ये क्लास में करा चुका, याद करो, a का मान कितना है 2x और b का मान कितना 1 है, और ये a प्लस बी का होल क्यूब है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इसका, बताए थे। अब बस इस फॉर्मूला पे मान रख दो, हो जाएगा, इससे तुम्हारा निकल जाएगा। बताओ a क्यूब की जगह पे किसका क्यूब, 2x का क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह पे किसका क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर की जगह पे किसका स्क्वायर, 2x का स्क्वायर इंटू बी, बी की जगह पे क्या 1 प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू ए का मान 2x इंटू बी, बी स्क्वायर की जगह पे किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2x का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8 x क्यूब, ठीक है, प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 तिया 12 और x स्क्वायर और गुना 1 उतना ही हो जाएगा। फिर 1 का स्क्वायर 1 तिया 3 दूनी 6 और x गुना 1 x। ठीक है, अब इसको सही क्रम में लिख देंगे, पहले x क्यूब वाला को, फिर x स्क्वायर वाला को, फिर x वाला को और सबसे अंतिम में अंक वाले को। हो गया आंसर, याद करो ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, चलो जल्दी से वीडियो रोको और उतारो फटाफट इसको। उतार लिया है। अब ये बाकी का ये जो 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं तुम्हें, ये और ये तीनों बना करके मतलब घर में बनाने का कोशिश करना, ये MSB का फॉर्मूला है और हम अगले दिन तो बताएंगे ही ना, तुम लोग बना के रखेगा, अगर तुम लोग का बना हुआ सही होगा तो समझना कि चलो कुछ तो आ रहा है तुम्हें बनाने को।
इसको खुद से बनाने का ट्राई करना, घर में बना कर रखना खुद से। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये तीनों क्वेश्चन अगले दिन करेंगे, अगले दिन मतलब सोमवार को, कल तो संडे है। 2, 3, 4 तो इकोनॉमिक्स अब स्टार्ट करता है, और सोमवार को तो इकोनॉमिक्स होगा नहीं। अब उसके बाद जब भी इकोनॉमिक्स होगा, कब होगा? जब आएंगे कोचिंग तभी। तो यहाँ जाते हैं, इकोनॉमिक्स ये रहा। हम लोग पढ़ रहे थे श्रम के बारे में, ये पढ़ना है। हम लोग पहला पढ़ चुके हैं भूमि के बारे में, अब हमें श्रम के बारे में पढ़ना है, लेबर। श्रम क्या होता है? श्रम उत्पादन का दूसरा महत्वपूर्ण साधन है। श्रम के बिना उत्पादन संभव ही नहीं। श्रम मतलब वही मेहनत। श्रम जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है शारीरिक श्रम और एक होता है मानसिक श्रम। अब ये क्या है, बस समझो। मान लो, अच्छा अभी हम यहाँ पे बैठ करके पढ़ा रहे हैं, हम भी तो कुछ मेहनत ही कर रहे हैं, ठीक है, बैठे हुए लगातार, मतलब एग्जाम दे करके आए हैं। उसके बाद हमें खुद भी पढ़ना है, मेरा भी तो एग्जाम हो रहा है, वो भी पढ़ना है, साथ में क्लास 12th वाले को भी पढ़ाना है, 10th को भी, तुम लोग को भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। फिर पढ़ाने के बाद पता है एक्सपोर्ट, ये वो बहुत सारा झंझट होता है, वो करके तब यूट्यूब पे डालना, थंबनेल में, बहुत सारा काम होता है। तो मेहनत तो हम भी कर रहे हैं, ठीक है। और एक मेहनत देखो, अभी हम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये, इसको हटाएंगे कैसे? अच्छा अगले पेज पर आ जाते हैं। मान लो ये हम हैं, तो हम भी मेहनत कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और एक और व्यक्ति है यहाँ पे, मान लो ये भी मेहनत कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? मान लो ये कोई एक व्यक्ति है, ये मजदूरी कर रहे हैं, ये माथा पे मान लो 6-6, 7-7 गो ईंट जो होता है ना, ब्रिक, ये लाद करके मान लो छत पे कहीं पहुंचा रहे हैं, ये पूरा ले करके जा रहे हैं ऐसा, ठीक है। ये ढोते हुए इनको मान लो ऐसे करके, इनका काम है सेकंड फ्लोर पे, मान लो यहाँ पे कुछ काम हो रहा है, यहाँ पहुंचाना, तो बहुत ऊंचा है, मान लो ये फ्लोर नहीं बना पा रहे हम, तो इनका काम ये है, बहुत सारा दिन भर, वो भी धूप है, चिलचिलाती धूप है पूरा, और उस मेहनत में ईंट ले करके पूरा पहुंचाना है, कभी हाथ पे लग जा रहा है, गिर जा रहा है पैर पे ईंट कभी, ठीक है, ये पूरा चढ़ना पड़ रहा है मान लो। तो मेहनत यानी श्रम ये भी कर रहे हैं, और एक श्रम हम भी कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे हम हालांकि खड़े नहीं बैठे हुए, तो हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी बस हम लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और तुम लोग को लिख लिख करके पढ़ा रहे हैं, फैन भी चल रहा है अच्छे से रूम में, कोई इशू नहीं है। तो हम जो मेहनत कर रहे हैं, क्या इसमें मेरे शरीर का कोई खास बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है? फिजिकल नहीं हो रहा यूज। मेरा जो मेहनत है वो मानसिक मेहनत, इसको ही क्या बोलते हैं? मानसिक श्रम कहते हैं। ये मानसिक श्रम कहलाता है। हम आराम से बैठे हुए तुम्हें पढ़ा रहे हैं। अच्छा, यहाँ तुम्हें पढ़ाने में हमें मेरा सबसे ज़्यादा किस चीज़ का यूज हो रहा है? ब्रेन का, दिमाग का, ठीक है। अगर ब्रेन ही वर्क ना करे मान लो, तो कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। क्या हमें पढ़ाने में हाथ पैर ये वो मसल्स इसका यूज करना पड़ा? नहीं, सिंपल सी बात है, हम सिर्फ बोल रहे हैं और माइंड में जो आ रहा है वो कर रहे हैं। तो ये जो श्रम हुआ मेरा, जो हम क्लास ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो टीचर का एक काम होगा, ये हो गया मानसिक श्रम। और इनका ये जो काम है, क्या इस काम में दिमाग का कोई खास आवश्यकता है? नहीं, बस माथा पे लादना है और ले करके जाना है। यहाँ पे इनके शरीर का मेहनत है पूरा, बाजुओं का, पैर का चढ़ना है पूरा पूरा, इनका शारीरिक श्रम हो रहा है यहाँ पे, शारीरिक श्रम। इनका क्या हो रहा है? शारीरिक श्रम, इसी को शारीरिक श्रम कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? और एग्जाम्पल लो, मेरा एग्जाम्पल क्यों, और एग्जाम्पल मान लो कोई व्यक्ति दुकान पे बैठा हुआ है, किराना दुकान है, वो मान लो चेयर पर आराम से बैठा हुआ है, और वो स्टाफ वगैरह रखा हुआ, मान लो कोई आता है ग्राहक, 2 केजी चीनी दी, स्टाफ बोलता है कि तुम 2 केजी चीनी निकाल दो, इनको दे दो। वो क्या कर रहा है? बैठे बैठे सिर्फ अकाउंटिंग कर रहा है, या मान लो जो भी कस्टमर आ रहा है रुपया उससे ले रहा है, रख करके उसे दे देगा। उसका कोई शारीरिक श्रम क्या है? नहीं, कुर्सी पे बैठा हुआ आराम से काम कर रहा है, उसका कोई शारीरिक श्रम नहीं है। अब वहीं अगर कोई व्यक्ति मान लो घर बना रहा है, कोई मिस्त्री है, मान लो ईंट से जोड़ रहा है, उसमें मानसिक तो श्रम है ही, थोड़ा सा उसको सोचना भी पड़ता है मिस्त्री वाले केस में, लेकिन ज़्यादा काम क्या है? शारीरिक वाला ही, फिजिकल वर्क ज़्यादा है। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, कि श्रम उत्पादन का दूसरा महत्वपूर्ण साधन है, श्रम के बिना कुछ हो नहीं सकते। श्रम 2 प्रकार का होता है, एक शारीरिक श्रम जिसको फिजिकल लेबर कहते हैं, एक मानसिक श्रम मेंटल लेबर, यानी दिमाग से अगर काम करे। जैसे अभी तुम लोग पढ़ रहा है, अभी मोबाइल लिया हुआ है, मोबाइल सामने में रखा हुआ है, कॉपी किताब सामने में, तुम अभी पढ़ रहा है, क्या तुम्हारा हाथ पैर ठीक है या बॉडी का कोई खास यूज हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है। अभी तुम क्या कर रहा है? तुम्हारा यूज हो रहा है आँख का, कान का, सुन रहा है, दिमाग का सब ज़्यादा काम हो रहा है, ब्रेन का। तो अभी जो तुम पढ़ रहे हैं ये भी मेहनत है,
पढ़ना भी मेहनत, ऐसा नहीं कि तुम अभी एंजॉय कर रहे हो इस चीज़। जो पढ़ रहा है ये भी मेहनत है, लेकिन तुम्हारी ये कौन सा मेहनत है, कौन सा लेबर, ये फिजिकल लेबर है नहीं, ये मेंटल लेबर है, मानसिक श्रम। बात समझ में आ रहा? शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम में ये अंतर होता है। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है। अच्छा, उत्पादन में शारीरिक तथा मानसिक श्रम दोनों का उपयोग किया जाता है। ऐसा नहीं कि उत्पादन में खाली शारीरिक श्रम चाहिए, ठीक है, मानसिक श्रम की भी आवश्यकता होती है उत्पादन के समय। श्रम को उत्पादन का सक्रिय साधन भी कहा जाता है, ठीक है, एक्टिव फैक्टर। बिना इस एक्टिव फैक्टर के प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है, सिंपल सी बात है। लेकिन जो प्रोडक्शन है उत्पादन के साधन के रूप में शारीरिक अथवा मानसिक श्रम आर्थिक उद्देश्य से किए जाने चाहिए, और ऐसा ही होता ही, आर्थिक उद्देश्य से ही किया जाता है। और इसी आर्थिक उद्देश्य से जो भी मेहनताना दिया जाता है श्रम करने वाले को, उस मेहनताना को क्या बोलते हैं हम लोग? वेजेज बोलते हैं, ठीक है, मजदूरी, ठीक है, उसका वेतन, जो भी काम क्या होता है ये। तो राष्ट्रीय आय का वह हिस्सा जो श्रमिकों को उनके परिश्रम के लिए दिया जाता है, अर्थात श्रम के लिए दी गई कीमत जो होती है उसकी मजदूरी कहलाती है। श्रम अथवा मानसिक श्रम, शारीरिक अथवा मानसिक दोनों हो सकता है। अब हम तुम्हें पढ़ाते हैं, फी लेते हैं, क्लास आता है, मान लो ऑफलाइन क्लास का बात करें, पढ़ाते हैं, बदले में महीने में हमें क्या मिलता है? उसके बदले कुछ फी मिलता है, ठीक है। तो वो फी मेरा क्या हो गया? मेहनताना हो गया, वेजेज हो गया मेरा। हालांकि वो मेंटल लेबर का था, फिजिकल लेबर का नहीं, लेकिन था तो आखिर वो कोई भी काम करेगा कहीं भी तो उसे कुछ न कुछ आर्थिक सहायता चाहिए, जो मिलेगा उसे उस काम के बदले वो उसकी मेहनताना होगा उसका, और उसकी मजदूरी होगी, जो भी समझ लो उसको, ठीक है। वही अगर इकट्ठे मिले महीने में तो उसी को हम लोग वेतन कर देते हैं, ठीक, सैलरी बोलते हैं। इसको इरेज करते पहले, रुक जाओ 1 मिनट। आगे तुम्हारे बुक में क्या बताया जा रहा है कि उत्पादन के लिए दूसरा साधन, ये जो परिश्रम वाला है, इसका बहुत ज्यादा आवश्यकता होता है। खासकर जो खेती वाला जो उत्पादन होगा उसमें तो चाहिए ही चाहिए होगा। उसमें मेंटल लेबर से काम चलेगा खेती में? तुम्हें बताओ, सारा काम फिजिकल लेबर का ही होता है खेती में। तो उस केस में बहुत ज्यादा ये जो उत्पादन का जो दूसरा साधन है, श्रम, लेबर, ये बहुत ज्यादा आवश्यकता होगा। तो हम लोग 2 साधन पर, उत्पादन के 5 साधन में पहला क्या पढ़े? भूमि। उत्पादन के साधन के लिए भूमि चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? श्रम चाहिए, ठीक है। और इस श्रम को लेकर के एक प्रोफेसर है, बहुत इकोनॉमिक्स थे बहुत अच्छे, जिनका नाम है प्रोफेसर मार्शल, ठीक है। प्रोफेसर मार्शल ऐसा बोलते हैं कि श्रम का मतलब मनुष्य के आर्थिक कार्य से है, चाहे वो हाथ से किया जाए कि मस्तिष्क से किया जाए। प्रोफेसर मार्शल ऐसा कहते हैं। ये कथन याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चाहे वो आर्थिक कार्य हो या मतलब मस्तिष्क से कार्य हो कि हाथ से, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस वो आर्थिक कार्य से श्रम का मतलब वही होता है। फिर इसके बाद हम लोग तीसरा पढ़ेंगे उत्पादन साधन। 2 साधन पढ़ चुके हैं, भूमि, श्रम। अब उत्पादन का तीसरा साधन देखेंगे, क्या? पूंजी, कैपिटल। और बिना पूंजी का उत्पादन हो सकता है क्या? नहीं। बोलचाल की भाषा में इसी कैपिटल को क्या बोलते हैं? रुपया पैसा बोलते हैं। सोचो, अगर तुम्हें कुछ भी प्रोडक्शन करना है, एक फैक्ट्री खोलना है, इस फैक्ट्री के लिए सबसे पहले तो जमीन चाहिए, यानी भूमि, दूसरा श्रम चाहिए, लेबर चाहिए। और ये सब भी कब होगा? जब तुम्हारे पास क्या रहेगा? पूंजी, कैपिटल। बिना पूंजी के तुम कुछ नहीं कर सकता, कोई उत्पादन नहीं कर सकता बिना पूंजी का। इवन जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो भी तुम नहीं कर सकता बिना पूंजी के, संभव ही नहीं है। तो पूंजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितना भूमि है, लेबर उतना इंपॉर्टेंट है, पूंजी भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। आई थिंक अब इसको जब ऑफलाइन क्लास में आएंगे तभी अब इसको देखेंगे, क्योंकि अगले क्लास में क्या होगा? साइंस होगा, ठीक। अच्छा, अगला क्लास कब होगा? अगला क्लास होगा परसों, यानी कि 15 तारीख, ठीक है। आज तो 13 तारीख का क्लास है। ये क्लास कौन सा तारीख का था? 13 जून का क्लास था। अब तुम लोग पता नहीं डेली करता है कि पीछे से मतलब छोड़ छोड़ करके कर रहा है या बाद में कर रहा है। कुछ लोग 10 का क्लास 11 को करेगा, 1 तारीख का क्लास 5 तारीख को कोई कर रहा है। ऐसा मत किया करो, लगातार क्लास में ज्वाइन रहा करो। तो अगला जो क्लास होगा तुम लोग का, यह लिख देते हैं इसको मिटाने के पहले, 14 तारीख यानी संडे है, 14 जून संडे को तुम लोग का क्लास बंद रहेगा, जैसा कि हमेशा बंद रहता है। अगला क्लास यानी परसों 15 जून यानी कि सोमवार को होगा।
और ये आखिरी ऑनलाइन क्लास होगा। 16 तारीख को ऐसे बोले थे हम ऑनलाइन क्लास लेंगे, लेकिन 16 को नहीं होगा। उसके बाद सीधे जब आएंगे वहाँ कोचिंग में, 18 तारीख से तुम लोग का कोचिंग खुलेगा, उस दिन से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो 15 तारीख सोमवार, उस दिन क्या पढ़ेंगे हम लोग, मैथ और बायो पढ़ेंगे। बायोलॉजी का दिन है ना, मैथ और बायो उस दिन देखेंगे, ठीक। तो मिलते हैं हम लोग अब सोमवार के क्लास में, आखिरी वो होगा ऑनलाइन का क्लास। तो अभी इस क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं, सोमवार को मिलते हैं अब।